आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट पेपर 6। पूंजी की वह राशि जो केवल कंपनी के समापन पे मांगी जाती है। देखिए, पहला पॉइंट है आपकी ना मांगी गई पूंजी। जब वो मांगी ही नहीं गई है तो वो ऑलरेडी होगी ही नहीं, ठीक है। फिर है निगमित पूंजी। निगमित पूंजी का मतलब क्या होता है कि कंपनी के निवेशकों को, मतलब जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें बेची गई या उनके पास रखे गए शेयर, ठीक है। तो निगमित पूंजी वो होती है। अधिगत पूंजी क्या होती है? अधिगत पूंजी होती है जो निवेशक ने क्या करा, खरीदने का वादा कर दिया है और उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें आईपीओ के तहत, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर के तहत क्या किया जाएगा, उन्हें सब्सक्राइब किया जाएगा, ठीक है, अधिकृत किया जाएगा उन्हें। अधिकृत पूंजी वो होती है, सीधे सीधे एग्जैक्टली मीनिंग होता है जिसे निवेशकों ने खरीदने का वादा कर दिया है, वो टाइम पर खरीदेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। अब आपकी होती है रिजर्व पूंजी। रिजर्व पूंजी वो होती है जो कंपनी, जैसे मान के चलो आप कुछ कुछ अपनी मतलब इनकम का या कुछ कुछ अपने प्रॉफिट का पार्ट एक रिजर्व करते चले जाते हैं। जैसे पूंजी की या तो पूंजी की क्या होता है, ज़रूरत पड़ने पर उसे निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, कवर नहीं हो रही, या फिर उसे तब निकाला जाता है जब पूंजी का समापन होता है, कंपनी का समापन होता है, ठीक है। तो पूंजी की वह राशि जो केवल कंपनी के समापन पर मांगी जाती है तो वह है क्या, रिजर्व कैपिटल, ठीक है, ऑप्शन डी। अब है आपका, किस अधिनियम के अंतर्गत एक कंपनी निर्माण किया जाता है? किस कंपनी के अंतर एक कंपनी का निर्माण किया जाता है? देखिए, एक कंपनी का निर्माण करने के लिए आपको समान कानून के द्वारा होती है, संसद के द्वारा नहीं होता, सदस्यों की स्थिति द्वारा भी नहीं होता, विनियोजकों द्वारा भी नहीं होता। तो क्या होता है ऑप्शन, सीधे आपका ऑप्शन होता है इसमें समान कानून के द्वारा। अब है, एक कंपनी अपने अंशधारियों के अंशहरण के कितने दिन पूर्व नोटिस देना होगा? एक कंपनियों को अपने अंशधारी को, देखिए आपके कुछ शेयर होते हैं, जब आप शेयर की अमाउंट को पे नहीं कर पाते तो उन्हें जब्त कर लिया जाता है। जब उन्हें जब्त कर लिया जाता है तो उसी को हरण बोलते हैं। तो जब जब्त करा जाता है उस राशि को तो क्या बोलते हैं, तो उससे कुछ दिन पहले आपको नोटिस देना होता है। वो कौन से दिन होते हैं? वो होते हैं 14 दिन पहले। आपको 14 दिन पहले क्या होता है, नोटिस दिया जाता है। तो वो ऑप्शन क्या होगा, ए 14, 14 दिन पूर्व, ठीक है। अब है आपका, शोधनीय अधिमान अंशों की प्रकृति कैसी होती है? शोधनीय अधिमान अंशों की प्रकृति कैसी होती है? जो शेयर ऑलरेडी रिडीम कर लिए गए हैं, मतलब जो प्राप्त कर लिए गए हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है? उनकी प्रकृति होती है कंपनी के जीवन काल में भुगतान करना अनिवार्य करने योग्य। क्या होती है? कंपनी के जीवन काल में भुगतान कर अनिवार्य करने योग्य, मतलब पूरे कंपनी के जीवन भर, मतलब पूरे जीवन काल, जो कंपनी का जीवन काल चल रहा है, मतलब जितने टाइम तक के लिए कंपनी है उसका भुगतान करने के लिए रिडीमेबल शेयर का यूज़ किया जाता है, जो रिडीम हो गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो शोधनीय अधिमान अंश कौन से होते हैं? जो कंपनी के आखिर तक उन्हें भुगतान किया जा सकता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन। अब है, मांग की राशि भुगतान करने के लिए समय होना चाहिए। मांग की राशि को कितना भुगतान करने के लिए कितना समय होना चाहिए? तो उसका समय होना ही चाहिए 14 दिन। ये टाइम पीरियड है, आप याद कर लीजिएगा, है ना, 14 दिन में होना चाहिए, ठीक है। अब है, अधिमान अंशधारियों अधिकार प्राप्त होता है। अधिमान अंशधारियों को क्या होता है? अधिकार प्राप्त होता है। तो क्या है इसका ऑप्शन? अधिमान अंशधारियों कौन से होते हैं? अधिमान अंशधारियों को सीधे सीधे ये प्राप्त होता है कि वो अधिकार उन्हें ये प्राप्त होता है कि वह पूंजी और लाभांश को प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है। मतलब सबसे पहले उन्हें क्या किया जाता है, जो अधिमान अंशधारी होते हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पूर्वाधिकार, ठीक है। पूर्वाधिकार का क्या मतलब होता है कि उन्हें सीधे सीधे पूंजी व लाभांश प्राप्त होता है। वो पूंजी और लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? पूंजी और लाभांश किसमें है? सी ऑप्शन में। तो ऑप्शन है आपका सी। अब है आपका, कितने दिनों के में न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त न होने पर लौटानी होगी? कितने दिनों में लौटानी होगी? 120 दिनों में। अगर आपकी क्या हो गई, अगर आपकी न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त ना होती है तो आपको 120 दिन में, आपको प्राप्त नहीं हुई तो आपको 120 दिन में उसे लौटाना होगा। मतलब लौटाने का सीन ये आ रहा है कि अगर आप कोई अमाउंट, कोई शेयर आपने खरीदे हैं उनसे, तो क्या होगा कि वो शेयर की वैल्यू आपको 120 दिन में देनी होगी। अगर आप नहीं दे पाए तो आपको शेयर लौटाने होंगे 120 दिन के अंदर, ठीक है। अब है आपका, प्रारंभिक व्यय की प्रकृति कैसे होती है? देखिए, प्रारंभिक व्यय होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से? जैसे पूर्वदत्त व्यय, अदत्त व्यय, ये सारे हमारे क्या होते हैं? प्रारंभिक व्यय होते हैं। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो पूंजीगत प्रकृति होती है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी।
मांग राशि अंकित मूल्य पर होनी चाहिए। मांग राशि अंकित मूल्य पर कितनी होनी चाहिए? देखिए, मांग राशि अंकित मूल्य पर 25% होनी चाहिए। अब है संचित पूंजी, मतलब रिजर्व कैपिटल। संचित पूंजी के निर्धारण के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? वो है कंपनी के विशेष प्रस्ताव का पारित होना। अगर जब तक विशेष प्रस्ताव पारित नहीं होगा तब तक क्या होगा? संचित पूंजी को निर्धारित नहीं किया जाएगा। ठीक है। यदि कंपनी निगमन बंद होने के 30 दिनों के अंदर अंशों का आवंटन नहीं करेगी, अगर क्या हो रहा है, अगर कंपनी इशू हो गई, ठीक है, इशू क्या बोल रहे हैं, यदि कंपनी निगमन बंद होने के 30 दिन बाद, मतलब कंपनी को इशू बंद होने के बाद, मतलब इशू कर दिया गया, फिर 30 दिन तक उसे क्या करना, अलॉटेड नहीं करेगी। ठीक है। ये समझ के चलिए, आपने शेयर को इशू किया, इशू करने के 30 दिन तक आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, उनको बंद कर दिया गया, तो आपको क्या होगा, वो आवेदन राशि, मतलब जो एप्लीकेशन की वैल्यू है वो आपको लौटानी होगी। कितने % ब्याज के साथ? 9% ब्याज के साथ। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी ऑप्शन। ठीक है। अब बोल रहे हैं अंश आवंटन खाता कौन सा होता है? अंश आवंटन खाता कौन देता है? देखिए, व्यक्ति देता है, तो ऑब्वियसली जो व्यक्ति देता है वो क्या होते हैं? वो होते हैं व्यक्तिगत खाते हमारे। ठीक है। अलॉटेड कौन कराता है? व्यक्ति कराता है, तो क्या होता है? व्यक्तिगत खाता। अब क्या है आपका, एक कंपनी का लाभ हानि खाता होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्या कंपनी का लाभ हानि खाता कैसा होना चाहिए? सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत करने पर। किस पर होना चाहिए? वो होना चाहिए, नहीं सॉरी, ये था, एक कंपनी का लाभ हानि खाता होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप। जब तक आप कंपनी के अधिनियम के प्रावधानों को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप लाभ हानि खाते को सही नहीं हो सकता आपका। ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? बी। यदि कंपनी को लंबे समय तक लाभ ना हो, यदि कंपनी को क्या लंबे समय तक लाभ नहीं हो रहा है, तो प्रतिभूति सर्वाधिक प्रभाव डालेंगी। किस पर डालेंगी सर्वाधिक प्रभाव? वो डालेंगी ऋण पत्र पर। ठीक है। ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? अगर लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ऋण पत्र पर, क्योंकि ऋण पत्र इशू नहीं किए जा सकते फिर। अब है आपका, एक कंपनी अपनी प्रतिभूति से क्रय कर सकती है। एक कंपनी अपनी प्रतिभूति से क्या क्रय कर सकती है? तो वह क्रय कर सकती है आपका ऋण पत्रों को। हमने यही बताया कि प्रतिभूति, यहाँ पे अगर प्रतिभूति से लाभ नहीं होगा तो क्या होगा कि ऋण पत्र को इशू नहीं किया जाएगा, और उसी के द्वारा ऋण पत्र को इशू कर सकते हैं। अब है बट्टे पर अंशों के निगमन का निर्णय होता है। किस पर होता है? बट्टे पर अंशों के निगमन का निर्णय होता है। वो होता है अंशधारियों द्वारा सामान्य सभा में। ऑप्शन सी आपका। अब है शोधनीय अंशों के निगमन की अवधि, अधिकतम सीमा क्या है? उसकी अधिकतम सीमा होती है 10 वर्ष। ठीक है। अब बोल रहे हैं पूंजी शोधन कोष यानी कैपिटल रिडेम्पशन फंड का प्रयोग किस मद पे किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है अंशधारियों के बोनस इशू करने पर, मतलब बोनस इशू करने पर के लिए ही किया जाता है पूंजी शोधन कोष का फंड। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। अंशधारियों के बोनस अंश निगमित करने के लिए। अब बोल रहे हैं कंपनी एक निश्चित अवधि के पश्चात जिन अंशों को शोधन कर देती है उन्हें कहते हैं। कंपनी अपनी निश्चित अवधि के पश्चात जिन्हें शोध कर देती है उन्हें, जाहिर सी बात है, जिन्हें शोधन कर देगी तो उन्हें शोध क्या बुलाएगा? शोध अधिमान अंश। निश्चित टाइम में, पीरियड में कर रही है इसलिए, है ना। अब है ऋण पत्र पर देय ब्याज है। ऋण पत्र पर देय ब्याज क्या है आपका? कंपनी के लाभों का प्रभार। अगर लाभों क्या क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है आपका, अगर ऋण पत्र पर ब्याज मिल रही है तो ऑप्शन ए। ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं हम अगली क्लास में कल।